हाय, अब एक और नेक्स्ट वीडियो बनाई है हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो, इस वाली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस वाली वीडियो में हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, और अब सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं और सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं। तो सेल डिवीजन दो टाइप से होता है। पहला टाइप माइटोसिस और दूसरा टाइप मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में n या 2n बोलो, 2n ही रह जाता, और मियोसिस में 2n जो है वो n हो जाता। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। किसको? माइटोसिस को। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे क्योंकि प्लॉइडी में कोई चेंज आया नहीं। जो 2n था वो 2n ही रहा, और अगर n होता तो वो n रहता, 3n होता 3n रहता, 4n होता 4n, जो भी प्लॉइडी रहती वो सेम आएगी। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, 2n n हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन। अब होता कैसे है ये? माइटोसिस को अगर छोटा सा बोलना हो, माइटोसिस कैसे होगा, तो माइटोसिस ऐसे होगा, n 2n लिया और वो n और n में डिवाइड हो गया। और यहाँ पे मियोसिस अगर आप कराओगे, यहाँ माइटोसिस कराया और इधर जब मियोसिस कराओगे तो मियोसिस में क्या होगा? 2n लिया, 2n का एक सेल है, वो पहले तो n और n में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद वो n और n में, यहां से लेके यहां तक जो है ये 2n से लेके n में जो है प्लॉइडी कम हो गई। बट जब भी आप मियोसिस और माइटोसिस की बात करोगे तो ये मेंटेन करता है प्लॉइडी, इट मेंटेन्स द प्लॉइडी ऑफ द स्पीशीज और द ऑर्गेनिज्म। प्लॉइडी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है भाई? फादर के पास अगर 2n है और मदर के पास 2n है और दोनों मिलके जाइगोट बना दे तो वो तो 2n 4n बन जाएगा। तो 4n तो ऑर्गेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ह्यूमन बीइंग 4n की है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग की प्लॉइडी। तो इसीलिए पहले फादर मदर दोनों के गेमीट्स हाफ हाफ हो जाएंगे, n हो जाएंगे, उसके बाद जब वो जाइगोट फॉर्म करेंगे तब 2n बना देंगे मिला के। ठीक है, तब जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे प्लॉइडी वापस रीगेन हो जाएगी, वापस मेंटेन हो जाएगी, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, मैंने अभी तुम्हें बोला गेमीट, तो ये होता कहां पे? ये होता है गेमीट में, गेमीट फॉर्मेशन मतलब जर्म सेल्स में। और ये कहां होता? ये होता है सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में। और कुछ मिस नहीं हो रहा? चलो ठीक चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, माइटोसिस जो टर्म है, माइटोसिस टर्म माइटोसिस was coined by फ्लेमिंग। ये रह गया था, coined by फ्लेमिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। अभी माइटोसिस देखेंगे पूरा। माइटोसिस की जब हम बात करते हैं, अब मेन हेडिंग लेके चलते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में दो चीजें होती हैं, देखो, एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। ये होता है 4 स्टेप्स में, 1 2 3 4। पहला स्टेप प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। ठीक है, और साइटोप्लाज्म दो तरीके से डिवाइड होता है। एक एनिमल सेल में होता है
जो होगा फरो, उससे फरो फॉर्मेशन से, स्पेलिंग देख लेना जो भी होगी, फरो फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा होगा सेल प्लेट से। सेल प्लेट कहाँ कैसे फॉर्म होती है भाई? सेल प्लेट ये आएगी प्लांट में, अभी आगे करेंगे डिस्कस फिर से, ये अभी तो एक ओवरव्यू है चैप्टर का। और फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल में, और ये प्लांट्स। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्या करते हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस की बात करते करते सबसे पहले तो माइटोसिस का डायग्राम लाता हूं, रुको, ये लो, ये आया माइटोसिस का डायग्राम। तो माइटोसिस के डायग्राम में हमने वही चीज बोली थी, देखना इतना बड़ा आ रहा है बढ़िया से। सी, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, पूरा ब्लू 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 ब्लू, ये जितना भी है, ये सारा तो हो गया इंटरफेस। ठीक है, और ये वाला जो है ब्लैक से जो हाईलाइटेड है, ये है एम फेस, लिखा हुआ है एम फेस, फिर से लिख देता हूं। ठीक है, G1, फिर इधर आएगा G0, फिर इधर आएगा S, फिर G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ध्यान से सुनना क्या बोला, G1, G0, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये G1 के बाद मैंने G0 बोला, अभी G0 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज कहने का मतलब कि बस अब जो सेल G0 फेज में एंटर हो गया, वो आगे सेल साइकिल का पार्ट नहीं रहेगा, वो उसी अपनी जो उसकी स्टेज थी, जितना उसने डेवलपमेंट की थी, वो इसी में आके रुक जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस सेल ग्रोथ, ठीक है, और इसमें एक आएगा सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, ये प्रिपरेशन का फेज है। अगर नीट की तैयारी अच्छी हुई तो नीट क्लियर होगा, अगर नीट की तैयारी अच्छी नहीं हुई तो नीट क्लियर नहीं होगा। मतलब सेल ने अगर ठीक से प्रिपेयर किया सेल डिवीजन के लिए तो सेल डिवीजन हो जाएगा। अगर सेल डिवीजन के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन अटक जाएगा। और अभी आगे ऐसे चेक पॉइंट भी आएंगे जहां पे आप जाते 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 देखोगे कि भाई यहाँ सेल अटक गया, आप इसके आगे नहीं पार कर सकता। अच्छा, इंटरफेस इज द मोस्ट एक्टिव फेज। सारी तैयारी जो होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो प्रिपरेशन के टाइम लगते हैं। नीट में तो सिर्फ 180 सवाल आने हैं, वही तो जितना काम होगा मैक्सिमम एक्टिव, जितना सेल एक्टिव है, जितना अपना वो काम कर रहा है, वो सारा इंटरफेस में कर रहा है। अब इंटरफेस के पहले वाले में आ जाते हैं। इंटरफेस का पहले वाला इस G1 फेज, G1 फेज, और इसको बोलते हैं गैप 1। क्या बोलते हैं? गैप 1। ठीक है, मैं साथ साथ देखते भी जा रहा हूं कि कहीं कोई एक भी लाइन जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। गैप 1। अब इस फेज में होता क्या है, ये पूरे इंटरफेस का लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। अब इंटरफेस का लॉन्गेस्ट फेज है और इंटरफेस अपने आप में सबसे बड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे? ऑफ सेल साइकिल। ऑफ सेल साइकिल लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस तो है ही है, पर सेल साइकिल का भी इंटरफेस है, क्योंकि इंटरफेस अपने आप में पूरी सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। 95% ऑफ टाइम ड्यूरेशन टेक्स प्लेस इन इंटरफेस ओनली। अब इस फेज में एक और चीज होती है, इस फेज में और क्या होता है? इस फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ RNA इन न्यूक्लियस और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, छोटा छोटा याद रखना। लॉन्गेस्ट फेज है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। अब एक और चीज कौन सी होती है? सेल साइज इंक्रीज करती है, सेल साइज इंक्रीजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं गैप 2।
गैप 2 फेज से पहले कौन सा बोला था डायग्राम जब लाया था, डायग्राम लो फिर से देखो डायग्राम क्या आता है, जी नॉट आता है, एस आता है, कौन सा आता है, ये रहा भाई डायग्राम, क्या आया G1 के बाद G नॉट फिर S फिर G2, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, G1 के बाद G नॉट फिर S फिर G2। देखो भाई अब होता क्या है, G1 में तो उसने अपना सेल साइज इंक्रीज कर लिया, आरएनए सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया साइटोप्लाज्म में, आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस में, और सेल साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब जनरल सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो आ जाता है जी नॉट फेज में। जी नॉट फेज में आने का मतलब नॉट मतलब सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट डू नॉट proliferate। proliferate का मतलब क्या है, वो सेल, these cells exit the cell cycle and enter into G naught phase, ठीक है। क्या है, these cells exit the cell cycle and enter into the G naught phase, ठीक है। अब ये देखो टाइम देख लूं मैं कितना हुआ, टाइम हुआ 11 मिनट, ठीक है। तो अब जी नॉट फेज को हम और क्या बोलेंगे, जी नॉट फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। अब G1 फेज में, गैप 1 फेज में तो सेल जनरल ग्रोथ दिखा रहा था, जी नॉट में आके वो रुक गया। कौन कौन से सेल ऐसे होते हैं जो बॉडी में बाद में ग्रोथ नहीं शो करते, एक तो होते हैं नर्व सेल्स जो फ्यूचर में डिवाइड नहीं करेंगे, दूसरे होते हैं हार्ट सेल। अगर हार्ट सेल डिवाइड करने लग जाए तो भैया तुम 10-10 हार्ट लेके घूमोगे क्या, एक ने तोड़ा दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तोड़ा तीसरे को थमा दिया, यही कर देना ना, है ना। चलो अब G1 फेज हो गया, अब आ जाते हैं S फेज में, यहां बीच में G नॉट था वो भी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब S की बारी आ जाए, S फेज। S फेज क्या है भाई, S फेज आल्सो नोन एज सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। होता क्या है, S फेज इज द साइट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, ठीक है। कहने का मतलब ये होगा कैसे, देखो मान लो ये क्रोमोसोम है, ऐसे ही होता है ना क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, पहले तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे था, हल्का 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 हल्का, ठीक है। अब तुम बोल लो अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है मतलब जो ऐसे मार्क था अब वो और डेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम के ऊपर ही वो डेंस और हो जाएगा। पहले हल्का हल्का था, ऐसे था, उसके बाद अब वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, क्रोमोसोम का नंबर वही है, पर अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। बस अब एस फेज के बाद हम आते हैं, एक बार चेक कर लो कुछ रह गया। हाँ एक और चीज देखो, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल इनसाइड। अब सेंट्रियोल का मैंने डिस्कस करना इसलिए रह गया क्योंकि सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल, पर एनिमल सेल में इसका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल, ओहो, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल
इन एनिमल्स। अभी हम पूरा क्या कहते हैं G2 फेज तक कर लेंगे और चेक पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद माइटोसिस जो रहेगा M फेज वाला पार्ट हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल क्या है एक्चुअली ना, टाइम का थोड़ा वो है, अभी हो रहे हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में ही 15 मिनट क्या 20-20 25-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज्यादा आधे घंटे की भी नहीं, कम रखेंगे, ठीक है। अब क्या कितना हो गया डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल। अब आ जाते हैं, ये आ गया G1 S G0, अब आएगा G2 फेज। G1 हो गया, G0 हो गया, S हो गया, अब कर लो बात G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज शॉर्ट फॉर्म है फिर से, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, G2 फेज का नाम होगा गैप 2 फेज, ठीक है। गैप 2 में क्या होता है, गैप 2 में M फेज के लिए हिंदी में लिख रहा हूं, याद रहेगा, M फेज के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जो भी प्रोटीन चाहिए कहां पे, M फेज में, हिस्टोन प्रोटीन होगा, कोई भी ट्यूबुलिन होगा, जो भी एस्ट्रल रेस फॉर्म भी करनी पड़ेंगी आगे M फेज में, जब अभी बताऊंगा, चलो एस्ट्रल रेस बाद में बताऊंगा। तो एस्ट्रल रेस फॉर्म करने के लिए आपको फिलामेंट्स चाहिए, वो सारे किसके होंगे, प्रोटीन्स के होंगे। तो प्रोटीन्स चाहिए, जो जिन भी चीजों में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, पहले तो वो गैप फेज में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी देख प्रोटीन का बताता हूँ कौन कौन से प्रोटीन चाहिए। उससे पहले ये लिखो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, ठीक है, वो वाली बात डन है, ठीक है। इसका वैसे रिक्वायर्ड था नहीं, फिर चलो रहना जा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू, ठीक है। अब आ जाओ डुप्लीकेशन ऑफ गैप, डुप्लीकेशन ऑफ किसमें, गैप 2 में, G2 फेज में किसका डुप्लीकेशन होता है, G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है। और किसका डुप्लीकेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। और किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या क्या कराता है, ये आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। सेल कौन से फेज में, G2 फेज में। G2 फेज में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, M फेज के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा। और डुप्लीकेशन क्या होगा G2 फेज में, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। हर फेज की ना छोटी छोटी चीजें। G1 फेज में क्या था, G1 फेज में सेल साइज इंक्रीज हो रहा था, और मोस्ट एक्टिव फेज था, और मोस्ट एक्टिव इंटरफेज था वैसे, ठीक है। और क्या क्या हो रहा था, क्या पहले क्या बोला मैंने, हाँ G1 फेज में, एक सेकेंड यार, एक मिनट, हाँ तो G1 फेज में ये हो रहा था, G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, आरएनए सिंथेसिस हो रहा था। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ था, G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ था, साइटोप्लाज्म में। आरएनए सिंथेसिस था न्यूक्लियस में, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल था। उसके बाद आ गया बीच में G0 फेज। G0 फेज क्या था, मेटाबॉलिकली एक्टिव था सेल पर, क्या था, मेटाबॉलिकली एक्टिव था पर डू नॉट पॉलीफरेट, मतलब सेल एंटर्ड इनटू द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज कौन सा होता है, G0 फेज होता है। फिर आ जाओ S फेज। S फेज क्या होता है, S फेज होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में भी वही आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस तो चल ही रहा है। और एक और चीज थी, क्या चीज थी, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता। डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम का अमाउंट सेम है। डीएनए का अमाउंट डबल, क्रोमोसोम का अमाउंट सेम, डबल सेम। डेंसिटी क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए की वो बढ़ जाएगी, डेंसिटी क्रोमोसोम के ऊपर बढ़ जाएगी। मतलब 2D अगर डीएनए का है अमाउंट, तो वो 4D हो जाएगा। क्रोमोसोम का अगर नंबर 2n है तो वो 2n ही रहेगा।
ये कौन से फेज की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं एस फेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमने फिर G0 फेज, G2 फेज किया। G2 फेज में हमने बोला कि डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एक और चीज कौन सी थी, क्लोरोप्लास्ट। इन तीन चीजों का डुप्लीकेशन हो जाएगा और क्या होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन G1 G2 G1 G2 S और G0। सीक्वेंस गड़बड़ा गया पर ठीक है, चारों का नाम ले लिया, ये पूरा हो गया, इतना पार्ट आपका कंप्लीट। G2 भी हो गया, ठीक है। सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल वाला पॉइंट रिवाइज करना रहेगा। सेंट्रियोल किस में हो रहे थे, सेंट्रियोल भी एस फेज में हो रहे थे। सेंट्रियोल, ये भी सेंट्रियोल भी एस फेज में आएगा। चलो ये सारे हो गए, G1 S G0 G2। अब आ जाओ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का रेगुलेशन का क्या मतलब है, ठीक है। दो चेक पॉइंट होते हैं, एक G1S चेक पॉइंट और दूसरा चेक पॉइंट कौन सा होता है, G2M चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट और G2M चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट और ये नंबर 1 कर देते हैं, नंबर 2 G2M चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट में क्या होता है, G1S चेक पॉइंट मेजर चेक पॉइंट है और ये है माइनर, ठीक है। मेजर चेक पॉइंट और माइनर चेक पॉइंट क्यों बोला मैंने, मान लो तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, और तुम टोल नाके पे रुके, एक जगह तो तुम्हारा मान लो टोल है 100 रुपए का, दूसरे वाले टोल नाके पे 10 रुपए का। तो अगर तुम ये पार कर जाओगे तो तुमसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ तुम्हारे पास 10 रुपए और होंगे जेब में, उम्मीद कर सकते हैं 10 रुपए और होंगे जेब में। पर अगर तुम 100 रुपए वाला ही टोल नाका पार नहीं कर पाए तो 10 रुपए वाला टोल नाका क्या खाक पार करोगे, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे भाई। पहले 100 रुपए वाला पार करोगे तब जाके आओगे ना। मान लो दिल्ली से तुम्हें चंडीगढ़ जाना है, बीच में दो आ रहे हैं, एक जगह 100 रुपए लेता है, एक जगह 10 रुपए लेता है। तो जहां 100 रुपए ले रहा है पहले तो वो पार करना पड़ेगा, तभी तो 10 रुपए वाला दे पाओगे। इसलिए मेजर ये है, माइनर ये है, ठीक है। 100 रुपए वाला पहले दोगे, उसके बाद 10 रुपए वाला। अगर 100 रुपए वाला ही नहीं दे पाए तो 10 रुपए वाले तो देने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वहां तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, एक है साइक्लिन प्रोटीन और एक है काइनेस। साइक्लिन, यार ये जो है ना बहुत इरिटेट करता है ये मुझे, जब लिखा हुआ खुद अपने किसी भी शेप में आ जाए। रुको यार, एक सेकंड जरा मैं इसको ठीक करूं। हैंग ऑन वेट। हाँ, एक है साइक्लिन प्रोटीन, ये रहा साइक्लिन, और एक है काइनेस। अब मान लो तुम्हारा दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते में तुम्हारा कोई दोस्त है जिससे तुम्हें 1000 रुपए लेने हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, साइक्लिन तुम हो, काइनेस तुम्हारा दोस्त है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस ये अभी हम बात कर रहे हैं। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट, ठीक है। G1S चेक पॉइंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। तो अगर साइक्लिन आ जाएगा, मतलब साइक्लिन के पास काइनेस आ गया तो भैया पहला टोल नाका क्लियर हो जाएगा, तो ये एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहा तो G1S चेक पॉइंट पास हो जाएगा। मतलब अगर तुम खाली जेब चल रहे थे और रास्ते में तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया और उसने तुम्हें 1000 रुपए दे दिए, तो तुम अगला 100 रुपए वाला टोल नाका के पैसे दे पाओगे, तो वो तुम पास कर जाओगे, क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। और क्रॉस करने का मतलब ये है यू विल एंटर इनटू
S फेज। ठीक है, अब आ जाते हैं G2M चेक पॉइंट। G2M चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट में क्या, G2M चेक पॉइंट में भी कुछ ऐसा ही है। वहां पे उसको एक थोड़ा सा स्पेशल नाम दे दिया, एम साइक्लिन और काइनेस। यहां पे अगर ये दोनों होंगे तो वही सेम चीज होगी, G2M चेक पॉइंट पास हो जाएगा। ज्यादा इसमें सरखपाई करनी ही नहीं। साइक्लिन के साथ काइनेज है तो दोनों, साइक्लिन के साथ अगर काइनेज है तो दोनों चेक पॉइंट पास हो जाएंगे। मतलब रास्ते में तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया तो तुम्हारा खाली जेब घर से निकलने के बाद भी पूरा सफर अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम्हें आधे रास्ते से ही लौटना पड़ेगा और पेट्रोल खत्म हो गया तो और लेने के देने। चलो, G2M चेक पॉइंट था, G2M चेक पॉइंट, फिर अगर M साइक्लिन के साथ काइनेज है तो G2 चेक पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मतलब पास हो जाएगा, पास हो जाएगा मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो यू विल एंटर इनटू M फेज। M फेज, ठीक है, M फेज मतलब माइटोटिक फेज। यहां तक हमने M फेज तक की बात कर ली कि हाँ M फेज में अब घुसने वाले हैं। अब M फेज में जब तुम घुसोगे, M फेज में अब तुम घुसोगे तो फिर से तुम्हारे पास माइटोसिस की बात करोगे। M फेज, ठीक है, M फेज में पहला क्या था, कैरियोकाइनेसिस, और इधर दूसरा क्या है भाई, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अपने आप में 4 पार्ट थे, 1 2 3 4। कौन सा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसमें तुम्हारा फरो फॉर्मेशन और सेल प्लेट, ये जितना भी तामझाम है ये नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट उसका नेक्स्ट। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। 20-25 मिनट की वीडियो बनी है, जितनी भी बनी है बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए इतना एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड फिर से वही सेम चीज, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। ये तो हमेशा कंडीशन रहेगी। वो घंटी भी बजा देना, कैसी ऐसी सी होती है ना। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, बाय।